हे फ्रेंड्स, तो आज हम इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 12 डिस्कस करने वाले हैं और एग्जांपल मुझे कह रहा है दैट अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन्ड whose breadth is 3 meter less than its length. Its area is to be 4 meter square more than the area of a park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park and of altitude 12 meters. Find its length and breadth. यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप का पार्क है जिसकी जो ब्रेड्थ है वो उसकी लेंथ से 3 मीटर लेस है। सो फ्रेंड्स मैं मान लेता हूं कि मेरा ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है इसकी लेंथ है x और मुझे कहा गया है कि जो इसकी ब्रेड्थ है वो होगी इसकी लेंथ से 3 मीटर लेस, यानी कि मैं कह सकता हूं कि इस रेक्टेंगुलर पार्क की जो ब्रेड्थ होगी इट विल बी x माइनस 3। इसके बाद दोस्तों मुझे एक ऐसे पार्क के बारे में बताया गया है जो कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की शेप में है। दोस्तों जानते हैं ना आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? राइट, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। सो फ्रेंड्स इसके अंदर कहा गया था कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसका जो बेस है वो इस रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेड्थ के इक्वल है। तो मैंने यहां पर एक आइसोसेलेस ट्रायंगुलर पार्क बना दिया जिसका बेस मैंने बनाया है इस रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेड्थ के ऊपर। इसके बाद मुझे यह भी बताया गया था कि ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगुलर शेप का पार्क है इसका ऑल्टीट्यूड यानी कि इसकी हाइट मुझे गिवन है 12 मीटर्स। इसके बाद दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर मुझे इन दोनों ही पार्क्स के एरियाज के बीच में कुछ रिलेशन गिवन है। तो आइए सबसे पहले हम इन दोनों ही पार्क्स के एरियाज को कैलकुलेट करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं हमारे रेक्टेंगुलर पार्क के बारे में। फ्रेंड्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? राइट, इट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। तो आइए अब अपनी हम लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यूज को यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले मेरे पास लेंथ कितनी है? राइट, लेंथ इज इक्वल टू x और जो मेरा ब्रेड्थ है इट इज इक्वल टू x माइनस 3। तो फ्रेंड्स जब मैंने लेंथ और ब्रेड्थ को आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एरिया आ रहा है x स्क्वायर माइनस 3x। इसके बाद बात करते हैं हमारे ट्रायंगुलर पार्क के एरिया के बारे में। फ्रेंड्स एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? राइट, इट इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सो फ्रेंड्स हाफ तो एज इट इज आ गया मल्टीप्लाइड बाय बेस और क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था कि जो हमारे ट्रायंगल का बेस है इट इज इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क व्हिच इज इक्वल टू x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट क्या होती है दोस्तों? ऑल्टीट्यूड, और ये जो ऑल्टीट्यूड है ये इस क्वेश्चन के अंदर मुझे ऑलरेडी गिवन था व्हिच इज इक्वल टू 12। और फ्रेंड्स जैसे ही मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क आ रहा है 6x माइनस 18। इसके बाद दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर एरियाज के बीच में जो रिलेशन गिवन था वो मुझे बता रहा था कि जो मेरा रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया है वो मेरे ट्रायंगुलर पार्क के एरिया से 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया को लिखा इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर पार्क प्लस 4, क्योंकि जो ट्रायंगुलर पार्क है उसके एरिया में 4 को इंक्रीज करके ही तो मेरा रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया आना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ जो मेरी इक्वेशन बनकर आ रही है वो आ रही है x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 6x माइनस 18 प्लस 4। फ्रेंड्स इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास फर्दर मेरी इक्वेशन बनकर आ रही है x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 6x माइनस 14। लेकिन दोस्तों हम ये बहुत अच्छे जान चुके हैं कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके राइट हैंड साइड पर 0 होता है, इसलिए ये जो 6x माइनस 14 है इसे मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर गया और जब मैंने अपनी इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास मेरी फाइनल इक्वेशन आ रही है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। यानी कि दोस्तों अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दूं तो मेरे पास मेरे लेंथ यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए दोस्तों इस इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स हैं जो कि है फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन हमें बहुत अच्छे जानते हैं कि जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो इन सभी में से सबसे इजी और सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है। तो आइए हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हुए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? राइट, सबसे पहले हमें a, b और c की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना होता है और ऐसा करते हैं हम अपनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके जो कि होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो फ्रेंड्स जब मैंने ax स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ कंपेयर किया तो मेरे a की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? राइट, इट विल बी इक्वल टू 1 क्योंकि x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ यानी कि कोई नंबर नहीं लगा हुआ और जहां पर कोई नंबर नहीं होता वहां पर मैं 1 लगा सकता हूं, तो इसीलिए मेरे a की वैल्यू तो 1 आ गई। और दोस्तों इसी के साथ जब मैंने मेरे प्लस bx को माइनस 9x के साथ कंपेयर किया तो मेरे b की वैल्यू आ रही है माइनस 9 और बिल्कुल इसी तरीके से प्लस 14 को प्लस c के साथ कंपेयर करने के बाद मेरे पास मेरे c की वैल्यू आ रही है प्लस 14। यानी कि दोस्तों मेरे पास मेरे a, b और c की वैल्यूज तो आ गई हैं, यानी कि मेरा फर्स्ट स्टेप तो यहीं पर कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या होगा? राइट, सेकंड स्टेप में हम ये चेक करेंगे कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं, और ऐसा करने के लिए हम अपने a, b और c की वैल्यूज को b स्क्वायर माइनस 4ac में पुट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac में अपनी वैल्यूज को पुट करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मेरे पास b स्क्वायर यानी कि माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4 वो एज इट इज आया मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू क्या है?
1 मल्टीप्लाइड बाय c विच इज इक्वल टू 14। सो फ्रेंड्स जब मैंने -9 का स्क्वायर किया तो मेरे पास आया +81 और जो मेरा -4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 14 था उसे सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ रहा है 56 और 81 - 56 इज इक्वल टू 25। यानी कि दोस्तों जो मेरा b² - 4ac है उसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 25 विच इज ग्रेटर देन 0। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो आइए अब हम अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हुए इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। सो फ्रेंड्स जो मेरी क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो मुझे क्या बताता है दैट x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो फ्रेंड्स सबसे पहले आ रहा है मेरे पास -b की वैल्यू क्या होगी, -b के साथ एक माइनस तो पहले से लगा हुआ है और जो मेरा b है उसकी वैल्यू -9 है। यानी कि जो मेरा -b है इट विल बी इक्वल टू -9। उसके बाद है प्लस माइनस का साइन, उसके बाद है अंडर रूट b² - 4ac। लेकिन जो b² - 4ac है इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी 25 निकाल चुके हैं, तो इसलिए मैंने अंडर रूट b² - 4ac की जगह अंडर रूट 25 डाल दिया। उसके बाद है डिवाइडेड बाय 2a। ये जो 2a है यहां पर मेरी a की वैल्यू क्या होगी, राइट, इट विल बी इक्वल टू 1। यानी कि दोस्तों मैं देख पा रहा हूं कि मेरे पास सबसे पहले आ रहा है -9, लेकिन -9 क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू +9 क्योंकि माइनस कैंसिल होकर प्लस देते हैं हमें। उसके बाद जो अंडर रूट 25 है वो मुझे क्या देगा, वो मुझे देगा 5 क्योंकि रूट 25 तो 5 ही होता है। डिवाइडेड बाय 2 × 1 विल बी इक्वल टू 2। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरी x की इक्वेशन आ रही है वो है x इज इक्वल टू +9 प्लस -5 डिवाइडेड बाय 2। यानी कि दोस्तों एक बार मैं यहां पर प्लस साइन को कंसीडर करूंगा और एक बार माइनस साइन को और मेरे x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। सो फ्रेंड्स जब मैंने यहां पर प्लस साइन को कंसीडर किया तो मेरे पास x की वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू 9 प्लस 5/2 और जब मैंने माइनस साइन को कंसीडर किया तो मेरे पास x की वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू 9 - 5/2। सो फ्रेंड्स ये जो 9 + 5 है ये क्या होगा, 9 + 5 विल बी इक्वल टू 14 और 14 को जब मैंने 2 के साथ कैंसिल किया तो मेरे पास x की फर्स्ट वैल्यू आ रही है 7। और बिल्कुल इसी तरीके से जब मैंने x की सेकंड वैल्यू निकाली तो सॉल्व करने के बाद मेरे x की सेकंड वैल्यू आ रही है 2। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जो मेरी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो 2 रूट्स यानी कि 2 सॉल्यूशंस हैं वो है x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 2। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में x था क्या, राइट, इट वाज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। तो फ्रेंड्स मैं यहां देख सकता हूं कि मेरे पास यहां पर तो x की 2 वैल्यूज हैं, तो मैं यहां पर x की कौन सी वैल्यू को कंसीडर करूं। यहां पर x की जो वैल्यू 7 है वो भी बिल्कुल ठीक लग रही है और जो x की वैल्यू 2 है वो भी बिल्कुल ठीक लग रही है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके इन दोनों ही वैल्यूज को हम अपनी लेंथ और ब्रेड्थ में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं और चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने x की वैल्यू को कंसीडर किया 7। तो दोस्तों जैसे ही मैंने x इक्वल टू 7 को अपनी लेंथ में सब्स्टिट्यूट किया तो मेरी लेंथ तो आ गई 7 मीटर्स और x इक्वल टू 7 को ब्रेड्थ में सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरी ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क आ रही है 4 मीटर्स। यानी कि दोस्तों जो मेरा केस 1 है जब मैंने x की वैल्यू को 7 कंसीडर किया है तो मेरे रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ मेरे पास आ रही है 7 मीटर्स और उसकी ब्रेड्थ आ रही है 4 मीटर्स। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके से अब मैं केस सेकंड के अंदर x की वैल्यू को 2 कंसीडर करता हूं। सो फ्रेंड्स जब मैंने x की वैल्यू को 2 कंसीडर किया तो जो मेरा रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी लेंथ मेरे पास आ गई 2 मीटर्स। लेकिन जैसे ही मैंने x की वैल्यू इक्वल टू 2 को ब्रेड्थ के अंदर सब्स्टिट्यूट किया तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास ब्रेड्थ आ रही है -1 मीटर्स। लेकिन दोस्तों क्या कभी भी किसी रेक्टेंगल की या किसी भी चीज की ब्रेड्थ माइनस में हो सकती है? नहीं फ्रेंड्स, ब्रेड्थ तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जो मेरी x इज इक्वल टू 2 वैल्यू है उसे मैं यहां पर रिजेक्ट कर दूंगा क्योंकि मेरी ब्रेड्थ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। यानी कि दोस्तों जो मेरा केस 1 था जिसके अंदर मेरे x की वैल्यू 7 थी वही मेरा करेक्ट आंसर है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जिस रेक्टेंगुलर पार्क के बारे में इस क्वेश्चन के अंदर बात की गई थी उसकी लेंथ है 7 मीटर्स और उसकी ब्रेड्थ है 4 मीटर्स। तो दोस्तों इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कंप्लीट भी कर लिया है और समझ भी लिया है। तो चलिए फिर आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।